बच्चों, आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 अर्थशास्त्र के मौलिक विषय का के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो मेरा वीडियो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर जूम करके आप लिखने की कोशिश करेंगे तो इजीली लिख पाएंगे। तो कॉपी में नोट कर लेना तो आसान होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज या समाज विज्ञान के एक अंग के तौर पर व्यक्ति के आर्थिक कार्यों के अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान के विभाग को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? आंसर होगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से निकला है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का अध्ययन कई कारणों से आवश्यक है। बच्चों, क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या आवश्यकता है, मतलब हमें अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए। आंसर है, अर्थशास्त्र का अध्ययन कई कारणों से आवश्यक है। इसका उल्लेख हम कई प्रकार से कर सकते हैं। स्वस्थ गणतंत्र के लिए नागरिकों को जागरूकता अनिवार्य होता है। एक करदाता नागरिक यह बात निश्चित रूप से जानना चाहता है कि सरकार राजस्व संग्रह किस प्रकार करती है, संग्रहित राजस्व का व्यय किस प्रकार करती है, व्यय करने के लिए कौन सी नीति अपनाती है, संग्रहित राजस्व का उचित व्यय होता है या नहीं, आदि आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? यानी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पिता भी लिख सकते हैं आप लोग, कहा जाता है। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ? अब एडम स्मिथ की परिभाषा क्या है आप लोगों को लिखनी है। एकदम आसान सा है, ये बहुत ही छोटा आंसर है। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने ये कहा था। बच्चों, अगर आप लोगों से खाली डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन लिखना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस किताब का नाम लिखना, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यही लिखिएगा कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। उसके बाद नेक्स्ट, वाई वाज द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ नॉट एक्सेप्टेड? यानी एडम स्मिथ की परिभाषा को क्यों नहीं स्वीकारा गया? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ के परवर्ती समाज विज्ञानी कॉलोइल और रस्किन ने एडम स्मिथ के उपयुक्त परिभाषा को पक्ष की वाणी कहा है, यानी गॉस्पेल ऑफ ममोन। धन मानव जीवन का मूल लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। यह मानव जीवन के मूल लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन हो सकता है। धन को अधिक महत्व देने से अर्थशास्त्र एक निराशाजनक विज्ञान में बदल जाएगा। यानी ये जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, मतलब धन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया, जबकि हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर केवल लोग धन को ही महत्व देंगे तो ये रिश्ता नाता, ये प्यार, ये समझदारी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आपस में रिश्तेदारी सब खत्म हो जाएगी दुनिया से, और धन ही सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसकी परिभाषा को नहीं स्वीकारा। बाद में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल? अल्फ्रेड मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी थी? तो आंसर है, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मानव जीवन के दैनिक कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र है। यह मानव के उसी कार्यों का अध्ययन करता है जो मानव के पार्थिव कल्याण और उसके उपयोग से घनिष्ठता से जुड़ा रहता है। तो बच्चों, दो तरह के कल्याण होते हैं, एक पार्थिव कल्याण होता है और एक अपार्थिव कल्याण होता है। पार्थिव कल्याण मतलब फिजिकल नेसेसिटीज़, यानी कोई सामान, कोई वस्तु, कोई चीज़। अपार्थिव कल्याण मतलब फीलिंग्स, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, प्यार, रिश्ता, ये सब क्या होते हैं? अपार्थिव कल्याण। कर्तव्य, फर्ज, तो ये सब होते हैं अपार्थिव कल्याण। तो पार्थिव कल्याण मतलब अगर हमको कोई फिजिकल कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, वो होता है पार्थिव कल्याण। लोग बाजार से जो सामान
बेचते खरीदते हैं वो होगा पार्थिव कल्याण। लेकिन अगर हमारे टीचर हमको पढ़ा रहे हैं तो वो होगा अपार्थिव कल्याण। कल्याण तो वो हमारा कर रहे हैं पर अपार्थिव कल्याण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो हमें से कोई वस्तु नहीं दे रहे, कोई सामान नहीं दे रहे, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं और उसी ज्ञान के द्वारा हम लोग वस्तु का अर्जित कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इन फ्यूचर, जब हम बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख करके कुछ जॉब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वाई वॉज द डेफिनेशन ऑफ मार्शल नॉट एक्सेप्टेड। अब मार्शल की परिभाषा को क्यों नहीं स्वीकारा गया? मार्शल ने केवल पार्थिव कल्याण की ही बात कही है। पार्थिव मीन्स खाली मेटेरियलिस्टिक नीड की बात की है। अपार्थिव कल्याण जैसे शिक्षकों की, चिकित्सकों की सेवा आदि का उल्लेख नहीं किया है, इसीलिए मार्शल की परिभाषा को स्वीकारा नहीं गया। आप लोग तो जानते हैं बच्चों, हमारी रियल लाइफ में सिर्फ फिजिकल नेसेसिटीज़, मेटेरियलिस्टिक नीड्स ही सब कुछ नहीं होती है। अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की जान बचा रहा है, अगर कोई टीचर बच्चों को नॉलेज दे रहा है, वो भी मैटर करता है, इक्वली मैटर करता है। इक्वली नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा ही मैटर करता है, इसीलिए इनकी परिभाषा को स्वीकारा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय लायनल रॉबिन्स। तो रॉबिन्स ने क्या कहा था? अर्थशास्त्री लायनल ने 1932 में प्रकाशित अपने ग्रंथ मीन्स बुक, उनकी एक बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में। बच्चों आप लोगों को अगर अलग से बुक का नाम लिखने आए तो ही आप लोग बुक का नाम लिखिएगा। ऐसे ही मैंने इस नोट्स में ये दे दिया, बट आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये नाम भी लिखें साथ साथ में, आप केवल परिभाषा लिख सकते हैं। ओके, में अर्थशास्त्र की सबसे अधिक ग्रहण योग्य परिभाषा दी है। आप लोग यहाँ से लिखिएगा अर्थशास्त्री लायनल रॉबिन्स के मतानुसार, उनके मतानुसार लिखा है ना, तो आप उसके पहले आप ऐड कर दीजिएगा अर्थशास्त्री लायनल रॉबिन्स के मतानुसार, जो मनुष्य के आचरण को मनुष्य की असीम आकांक्षा और उसके विपरीत विकल्प के रूप में प्रयुक्त सीमित धन के बीच के संपर्क का अध्ययन करता है, वही अर्थशास्त्र है। ठीक है, या तो आप पूरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अगर आप कैपेबल हो, आप सकते हो, अगर आप याद कर सकते हो तो पूरी लिखिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपको जस्ट पास करना है, तो आप उनके मतानुसार के जगह आप लायनल रॉबिन्स के मतानुसार ऐड करके और फिर पूरा डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय लायनल रॉबिन्स नॉट एक्सेप्टेड। अब ये भी क्वेश्चन है कि लायनल रॉबिन्स की परिभाषा को क्यों स्वीकारा नहीं गया, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी। तो क्या कमी थी देखिए, रॉबिन्स की परिभाषा को अभाव की परिभाषा भी कहा जा सकता है। इस परिभाषा को भी ग्रहण योग्य परिभाषा नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्र में अभाव की समस्या से भी अधिक महत्वपूर्ण कई समस्याएं हैं, जिनके बारे में बताने में यह परिभाषा मौन साबित होती है। तो हम लोगों ने, मैंने जो वीडियो पहले पब्लिश किया था, जो शेयर किया था वीडियो आप लोगों को, उसमें लायनल रॉबिन्स के बारे में मैंने शेयर किया था। तो आप लोग उसमें अगर आप ध्यान से वो वीडियो फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कमी है, अभाव की परिभाषा कहा गया है, इस पूरा डिटेल्स में मैंने उसको शेयर किया, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय सैमुएल्सन एंड नॉर्दर्स। सैमुएल्सन और नॉर्दर्स की क्या डेफिनेशन थी? तो सैमुएल्सन और नॉर्दर्स ने अभाव और दक्षता को मिलाकर अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दी है। इनके मतानुसार अभाव की वास्तविकता को स्वीकार कर दक्षतापूर्ण तरीके से संपत्ति के व्यवहार के लिए समाज का गठन करना ही अर्थशास्त्र का मूल विषय है। तो बच्चों ये डेफिनेशन भी मैंने समझाई है, आप लोग उसको देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब क्या क्या क्षेत्र है, मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आता है। स्कोप का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या आप लोग विषय वस्तु उसमें पढ़ते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम में या तो 4 या 5 नंबर के, मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग 4 या 5 पॉइंट आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो अर्थशास्त्र के क्षेत्र है, नंबर 1 उपभोग यानी कंजम्पशन,
हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्यकलाप ही उपभोग कहलाता है। यानी हम लोग कैसे कंज्यूम करते हैं, किसी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, अपनी नेसेसिटी को, अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन यानी प्रोडक्शन। मतलब उत्पादन का अर्थ है आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और सेवा की वृद्धि। उत्पादन के 4 तत्व। उत्पादन मीन्स किसी भी चीज़ को बनाना या प्रोड्यूस करना, उत्पादित करना, उगाना। अगर वो कोई फसल है तो उसको उगाना, अगर वो कोई सामान है तो उसको बनाना। जैसे उसमें 4 उसके फैक्टर है, 4 उपादान है। भूमि यानी ज़मीन, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी आप पैसा, और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चारों तत्वों की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन करने के पश्चात उपभोक्ता तक पहुंचाने के बाद ही इसका उपभोग संभव होता है। उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना ही वितरण कहलाता है। मतलब मार्केट में उसको वस्तु को सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना, उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी वितरण कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान, मतलब देना लेना। कोई भी व्यक्ति, समाज या देश की आवश्यकता को कोई भी व्यक्ति, समाज या देश की आवश्यकता की सारी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में विनिमय होता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज। एक देश जो होता है वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं होता, समर्थ नहीं होता कि वो सारी चीज़ों का उत्पादन अपने ही देश में करे, और इस तरह से उसे दूसरे देश से क्या करना पड़ता है? वस्तुओं को आयात करना पड़ता है, यानी इंपोर्ट करना होता है। और वैसे ही दूसरे देश के पास अगर कोई वस्तु नहीं होती है तो अपने देश को उस वस्तु को वहाँ भेजना होता है, यानी एक्सपोर्ट करना होता है, यानी आयात और निर्यात करना होता है। ये विषय वस्तु भी हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के 4 तत्व क्या है? तो उत्पादन के 4 तत्व है भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर गुड्स इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में वस्तुएं किसे कहते हैं? तो आंसर होगा, अर्थशास्त्र में उन सभी वस्तुओं या सेवाओं को वस्तु कहा जाता है जिसमें मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रहती है। वस्तु को भौतिक और अभौतिक इन दोनों भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी मैटेरियलिस्टिक और नॉन मैटेरियलिस्टिक, 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। गुड्स का मतलब होता है वो वैसी चीज़ें जो मनुष्य की वांट्स को, उसकी ज़रूरतों को क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें ही अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फ्री गुड्स, गिव एग्जाम्पल। मुक्त वस्तु यानी फ्री तो आप लोग जानते हैं ना, फ्री का मतलब होता है जिसे हमें खरीदने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। कोई चीज़ अगर फ्री होती है उसके लिए हमें पैसा पे नहीं करना होता। ठीक है, तो आंसर है आर्थिक वस्तु वह कहलाती है, मुक्त वस्तु प्रकृति प्रदत्त वस्तु होती है, यानी हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को न तो किसी प्रकार का धन खर्च करना पड़ता है और ना ही परिश्रम करना पड़ता है। जैसे सूरज की रोशनी, ताप, हवा, वर्षा का पानी, ये सब हम लोगों को मुफ्त में मिलते हैं, हमें पैसे नहीं देने पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इकोनॉमिक गुड्स, गिव एग्जाम्पल्स। यानी कि आर्थिक वस्तु किसे कहते हैं? तो आर्थिक वस्तु बच्चों वह वस्तु होती है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धन खर्च करना पड़ता है और फिर परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के हम धन कभी भी कमा नहीं सकते। जैसे बिजली की रोशनी, खाद्य वस्तुएं आदि। तो अब देखो, बिजली की रोशनी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पैसे देने पड़ते हैं, और वो पैसे हम कैसे कमाते हैं? मेहनत से कमाते हैं। और खाद्य वस्तुएं, खाने की चीज़ें जो हम लोग राशन यूज़ करते हैं घर पे, सब चीज़ हमें खरीदनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट आर फ्री गुड्स, गिव एग्जाम्पल। सॉरी, ये तो हो चुका है ऑलरेडी, ये रिपीट हो गया गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स, गिव एग्जाम्पल्स। कंज्यूमर गुड्स बच्चों वो होती है वो वस्तुएं जो हमें डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट मार्केट से खरीद लेते हैं और हमको वो प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती, यानी हमको बनानी नहीं पड़ती, हमको उत्पादित नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी बाज़ार में रेडीमेड होती है और हम लोग ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और हम ही लोगों को क्या बोलते हैं? जो कंज्यूम करते हैं उनको कंज्यूमर कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं। तो जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए डबल रोटी, फल, दूध, वस्त्र आदि और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हो, आप लोग लिख सकते हो।
कुछ ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखी हुई है वही आप लोगों को लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर प्रोड्यूसर और इंटरमीडिएट गुड्स, गिव एग्जाम्पल। जो वस्तु उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में लगातार अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उस वस्तु को उत्पादक वस्तु या अंतर्वर्ती वस्तु कहा जाता है। अंतर्वर्ती वस्तु को पूंजीगत वस्तु भी कहा जाता है। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं, जो वस्तु उपभोग्य वस्तु के उत्पादन में लगकर अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी मनी को हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मनी पे करने से क्या होता है कि प्रोड्यूसर के बीच में और गुड्स के बीच में क्या होता है, रिलेशन मेंटेन होता है। यानी मनी के थ्रू वो जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो कंज्यूमर को इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर पसंद आए और आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, तब तक के लिए बने रहिए आप लोग। बाय।